नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस सेशन में। इस सेशन में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे जैब एग्जाम में, ये हम जानते हैं। तो काफी सारे एमसीक्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं और बाकी के एमसीक्यूज को लगभग 20 एमसीक्यूज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी तक 160 के आसपास, 150 के आसपास एमसीक्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पिछले सेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आपके सामने है यहाँ पर। द होलसेल प्राइस इंडेक्स, माफ करिएगा दोस्तों, द होलसेल प्राइस इंडेक्स इज रिलीज्ड इन इंडिया बाय विच अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है ये प्राइस चेंजेस जो कि होलसेल लेवल पर या फिर बल्क लेवल पर जो प्राइस चेंजेस होते हैं या फिर एक्स फैक्ट्री लेवल पर, फैक्ट्री से जस्ट जस्ट जो सामान है वो बाहर आया है, ऐसे लेवल पर जो चेंजेस होते हैं प्राइस में, उनको ट्रैक करता है। और उस को जो है कौन सी एंटिटी यहाँ पर हम जो देख रहे हैं उसके द्वारा रिलीज किया जा रहा है वो पूछा गया है। नीति आयोग, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ, या फिर ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंडर आता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही जवाब है? डब्ल्यूपीआई की अगर हम बात करें तो वो रिलीज किया जाता है बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो ये चीज आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। एनएसओ के द्वारा सीपीआई 3 तरीके का जो है, रूरल, अर्बन और कंबाइंड, इसे रिलीज किया जाता है। ठीक है, नो कंफ्यूजन हियर, सी इज द राइट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का आपके सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई M3। तो वेरियस जो कंपोनेंट्स है मनी सप्लाई के, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। M3 जिसे हम ब्रॉड मनी कहते हैं, ये जो है इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है वो पूछे जा रहे हैं। तो ये जो मनी सप्लाई है M3, इसमें हम जानते हैं कि जो मनी सर्कुलेशन में है और जो आरबीआई के पास, हम कह सकते हैं कि जो बैंक्स और सॉरी गवर्नमेंट के कई सारे जो पैसे हैं वो भी होंगे, वो मनी हो गया। इसके साथ में जो पीपल हैं, हमारा बैंक कौन सा है? हमारे कई सारे बैंक है बट गवर्नमेंट का बैंक है आरबीआई। तो आरबीआई में जो मनी है, पीपल का जो मनी है जो बैंक्स में है, जो दो तरीके का, जो कि डिमांड डिपॉजिट हो सकता है, जो कि हमारा सेविंग्स अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, या फिर वो टाइम डिपॉजिट हो सकता है। ऐसे डिपॉजिट्स जो कि एक्चुअली कुछ समय बाद आपको रिटर्न देंगे, फॉर एग्जाम्पल एफडी, आरडी, राइट। तो ये सारे ब्रॉड मनी M3 में आते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन से कंपोनेंट्स यहाँ मैच कर रहे हैं। करेंसी विद द पब्लिक, जी हाँ। डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, जी हाँ। नेट बैंक क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, तो ये एक तरीके का सोर्स हो गया, राइट। सोर्स हो गया जो कि ब्रॉड मनी में आपको आप जो है देख सकते हो। कंपोनेंट्स की बात की गई है यहाँ पर, तो जब कंपोनेंट्स की बात करें तो वो तीन है। एक तो है सर्कुलेशन में जो मनी है और आरबीआई के पास, और बैंक्स के पास जो टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट्स है। तो टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक, ये भी सही है। तो 1, 2 एंड 4 इज द राइट आंसर। कौन सा सही बन रहा है यहाँ पर? सी। तो सी इज द राइट आंसर हियर दोस्तों। आई होप आप पिछले सेशंस को देख चुके हो जहां पर हमने M1, M2, M3, M4 और M0 सभी को बहुत ही अच्छे से डिस्कस हम कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो दो तरीके के इन्फ्लेशन होते हैं, हम जानते हैं। एक तो ऐसा इन्फ्लेशन होता है जहां पर नॉर्मल जो डिमांड है, नॉर्मल जो सप्लाई है, उसमें वेरिएशन होने के वजह से आपके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अगर ऐसा वेरिएशन होता है जहां पर डिमांड बढ़ जा रहा हो और सप्लाई सेम रह रही हो, उसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, राइट। अगर ऐसा वेरिएशन हो रहा है जहां पर डिमांड तो सेम है लेकिन सप्लाई में कमी आ रही है, तो उसे हम कॉस्ट पुश कहते हैं। दोनों ही केसेस में आप देख रहे हो कि डिमांड सप्लाई के कंपैरिजन में ज्यादा है, दोनों बैलेंस नहीं हो रहे, इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में डिमांड अगर ज्यादा होगी किसी चीज की, आप उसके लिए ज्यादा पैसे देना चाहोगे और इस वजह से प्राइसेस बढ़ेंगे। तो ये एक केस है जहां पर प्राइसेस बढ़ते हैं, ये एक केस है जहां पर प्राइसेस बढ़ते हैं। तो ये ऐसा केस है जहां पर डिमांड के बढ़ने की वजह से तो सप्लाई में चेंज नहीं आ रहा है, राइट। तो जो भी चीज सप्लाई को इफेक्ट कर रही है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का पार्ट नहीं है। जो भी चीज डिमांड को इफेक्ट कर रही है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का पार्ट नहीं है। कॉस्ट पुश में हम ओनली सप्लाई से रिलेटेड बात करते हैं। सप्लाई कम हो गई, क्यों हो गया उसके रीजंस आप देख सकते हो, बट डिमांड में वेरिएशन नहीं आ रहा। यहाँ देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही है विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट पुश पूछा गया है।
इट इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय सब्सटैंशियल इंक्रीजेस इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ गया, आपके रॉ मटेरियल जो है बढ़ गए, या फिर आपको वेजेस जो आपके लेबर हैं उनको ज्यादा देना पड़ रहा है, ऐसे में आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। कॉस्ट बढ़ने पर आपकी सप्लाई इफेक्ट होगी, राइट। तो जब सप्लाई इफेक्ट होगी, सब कॉस्ट बढ़ेगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। ऑब्वियसली अगर आप सेम जो है प्रॉफिट कमाना चाहते हो, सेम अमाउंट ऑफ मनी लगा रहे हो, आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं बढ़ा रहे हो, ऐसे में होता ये है कि सप्लाई कम हो जाती है। यस, तो केस यही वाला बन रहा है। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में ये चीज सही है, मेनली इसी वजह से होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जहां पर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। दूसरा है व्हेन आउटपुट डिक्लाइंस बिकॉज ऑफ कॉस्ट प्रेशर ऑन प्रोड्यूसर्स, देयर विल बी अ शॉर्टेज इन आउटपुट मार्केट एंड एज अ रिजल्ट प्राइसेस विल इंक्रीज। इसी चीज को तोड़ मरोड़ के कहा गया है यहाँ पर। आउटपुट कम हो जाता है, क्यों कम हो जाता है? कॉस्ट प्रेशर है प्रोड्यूसर्स पर, राइट। तो उन्होंने प्राइसेस बढ़ा दिए एंड इसके वजह से ये सारी चीजें होती हैं। An increase in the quantity of money in the hands of the people leads to cost push inflation। गलत है, ठीक है। इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, मनी जो पीपल के हाथों में मनी है अगर वो बढ़ेगा तो इसका मतलब है डिमांड बढ़ेगा, आपकी परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ेगी। परचेजिंग पावर चेंज ना भी हो पर डिमांड जो है उसमें वेरिएशन आ जाएगा। परचेजिंग पावर एक्चुअली कम होगी बट डिमांड में वेरिएशन आएगा, डिमांड बढ़ेगा, आपके पास ज्यादा पैसा, आप ज्यादा चीजें खरीदना चाहोगे, तो वो क्या हो रहा है? डिमांड में वेरिएशन आ रहा है, सप्लाई में नहीं आ रहा है। तो ये जो है डिमांड में वेरिएशन लाएगा, इस वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से रिलेटेड नहीं है, ऑल्दो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। अगर यहाँ पर पूछा जाता कि इन्फ्लेशन से क्या रिलेटेड है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो तीनों ही करेक्ट है, राइट। बट ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में पूछा गया तो ये नहीं आएगा, 1 एंड 2 ओनली आएगा, विच इज ऑप्शन सी, राइट। आई होप ये चीज क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, इफ द प्राइस इंडेक्स ड्यूरिंग मई 2022 इज दिस मच and was 176.20 during May 2021, the inflation rate is। ठीक है, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आपको दे दिया गया, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में, राइट। तो छोटी छोटी चीजें आपको कर लेनी चाहिए जो कि बुक में दिए गए हैं, बुक में कैलकुलेट करना सिखाया गया। तो ये इंडेक्स जो है इसमें वेरिएशन दिया गया है, इसके बेसिस पर आपको इन्फ्लेशन रेट फाइंड आउट करना है। इन्फ्लेशन रेट क्या है? जो भी डिफरेंस है, जो भी वेरिएशन है, वो डिवाइडेड बाय इनिशियली हमारा किस तरीके का इनिशियल इंडेक्स का वैल्यू क्या है, उसके बेसिस पर हम कैलकुलेट करते हैं इनिशियल इंडेक्स में वैल्यू कितना है। एंड ये परसेंटेज टर्म्स में अगर चाहिए हमें तो इनटू 100% हम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर कैलकुलेशन क्या करनी होगी? जो चेंज आया है, चेंज कैसे पता चलेगा? डिफरेंस 183.40 माइनस 176.20 हम करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इनिशियल वैल्यू। तो पहले वैल्यू क्या था? मई 2021 में क्या वैल्यू था, उससे डिवाइड करेंगे 176.20 इंटू 100%। ठीक है, इसको सही से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जवाब आएगा 4.09%। ओके, तो बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट कैसे आएगा? इन्फ्लेशन देख के, इन्फ्लेशन कितना हुआ है, कितना वेरिएशन आया है, और इनिशियली क्या वैल्यू था। हमेशा हम यहाँ पर गड़बड़ी करते हैं, इनिशियल वैल्यू आपको लेना है, पहले का वैल्यू क्या था, उसके कंपैरिजन में ही जो चेंज है वो आएगा ना। परसेंटेज चेंज हमेशा वैसे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो दिस इज द राइट वे, और राइट आंसर आपका जो है 4.09 आएगा। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर्स प्राइसेस एट डैश लेवल। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जो है टर्म्स हमको अच्छे से पता होने चाहिए, और उस टर्म से रिलेटेड टर्म्स भी हमें पता होना चाहिए। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक्चुअली ये कौन से लेवल के वेरिएशन, कौन से लेवल पर जो प्राइस के वेरिएशन है उनको मेजर करता है। होलसेल लेवल है क्या? होलसेल लेवल अगर होता तो वो हम होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, इवन होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो बल्क लेवल पर कहा जाता है। इट इज नॉट कंप्लीटली होलसेल, जो है सही टर्म नहीं है यहाँ पर, मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म है बल्क लेवल। ठीक है, बल्क लेवल है जहां पर बल्क में चीजें आपको अवेलेबल हो रही हैं। रिटेल लेवल पर है क्या? जी हाँ, रिटेल लेवल इज समथिंग जब मार्केट में पहुंच गया और एक आइटम जो है वो सेल के लिए रेडी है, सेल के लिए मार्केट प्राइस पर वो लगकर जो है रेडी है, तो उसे हम रिटेल कहते हैं। और ये रिटेल लेवल पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मेजर किया जाता है। ये सही है। प्रोड्यूसर लेवल है क्या? जी नहीं, प्रोड्यूसर के लेवल पर नहीं है, एक्चुअली कंज्यूमर से रिलेटेड है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो इस वजह से प्रोड्यूसर लेवल विल नॉट बी करेक्ट। कंज्यूमर लेवल है क्या? ओके, रिटेल एंड कंज्यूमर लेवल ये आप कंफ्यूज कर सकते हैं, बट
मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये भी सही हो सकता है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर है रिटेल लेवल। जो इकोनॉमी के टर्म्स में हम ये कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो फाइनल जो प्राइस है, फाइनल मार्केट प्राइस जो है उसको कंसिडर किया जाता है, कई सारे टैक्सेस को ऐड करके, प्रोडक्शन टैक्सेस, ये सारी चीजों को ऐड करके, सब्सिडीज को सब्ट्रैक्ट करके जो फाइनल जो प्राइस आता है दैट इज मार्केट प्राइस, और वो जो मार्केट प्राइस है उस रिटेल लेवल पर आपको देखने को मिलता है। द करेक्ट टर्म इज रिटेल। ये भी सही हो सकता है, बट देन दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर हियर। फिफ्थ क्वेश्चन, द बेस ईयर ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर क्या है इंडिया में जो कैलकुलेट होता है? इज इट 1960, 78, 79, 2007, 8 या फिर 2011, 12? तो मोस्टली इनका जो बेस ईयर है 2011, 12 है, ये आपको याद रखना है। डब्ल्यूपीआई बेस ईयर इज 2011, 12। Sixth question, which among the following has the highest weightage in the calculation of wholesale price index in India? तो WPI के कैलकुलेशन में कई सारे आपको जो है पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे, और इनमें जो वेरिएशन होता है उसके बेसिस पर ये सारा कैलकुलेशन होता है। तो उनमें से सबसे हाईएस्ट जो कंपोनेंट है, कौन से कंपोनेंट का हाईएस्ट वेटेज है, वो पूछा जा रहा है। यहाँ पर कई सारे आपको दिए गए हैं ऑप्शंस। प्राइमरी आर्टिकल्स हो गया, फ्यूल एंड पावर हो गया, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हो गया, फूड इंडेक्स हो गया। तो इनमें से सबसे हाईएस्ट वेटेज होता है ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स मेनली रिलेट करता है टू द गुड्स, यहाँ पर सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं होते हैं। तो गुड्स की जब हम बात करें तो गुड्स मेनली कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? फैक्ट्रीज या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का सबसे हाईएस्ट वेटेज होता है इन कैलकुलेशन ऑफ डब्ल्यूपीआई। ठीक है, तो इस वजह से सी विल बी द राइट आंसर। ओके, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो 64.2% जो कैलकुलेशन होता है उसमें इसका वेटेज होता है, इतना जो है कंट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का। सेवेंथ क्वेश्चन आपके सामने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज अडॉप्टेड डैश एज द की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन सिंस अप्रैल 2014। ठीक है, कई सारे कंज्यूमर प्राइस इंडेसेस जो हम जो है जिनको कैलकुलेट किया जाता है, और इन कंज्यूमर प्राइस इंडिसेस में से एक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया है फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो आरबीआई इन्फ्लेशन को टारगेट करता है और उस इन्फ्लेशन को 2 to 6% के रेंज में रखना है। इस तरीके से जो गवर्नमेंट के साथ डिसाइड किया है आरबीआई ने, उस इन्फ्लेशन टारगेटिंग का बेसिस है। तो इस इन्फ्लेशन टारगेटिंग में जो हमारा जो प्रोसेस है उसमें इन्फ्लेशन, कौन सा इन्फ्लेशन है ये? ठीक है, कौन से इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाता है कि वो 2 to 6% में रहे? इज इट सीपीआई कंबाइंड है, सीपीआई अर्बन है, रूरल है, इंडस्ट्रियल लेबर है? राइट, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर पूछी गई हैं। इंडस्ट्रियल वर्कर्स है या फिर ये जो एग्रीकल्चरल लेबर है वो है। 6 तरह के हमारे जो सीपीआई उनमें से कौन सा है? द करेक्ट आंसर इज सीपीआई कंबाइंड। ठीक है, अर्बन एंड रूरल इसको कंबाइन करके कंबाइंड बनता है, एंड ये जो कंबाइंड इंडेक्स है सीपीआई का उसे कंसिडर किया जाता है कि ये इंडेक्स रहे 2 to 6%, और ये पूरा जो फ्रेमवर्क है 2014 में पहली बार अपनाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, अप्रैल 2014 में। एंड कौन सा इंडेक्स कंसिडर किया जाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। एथ क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, जीडीपी डिफ्लेटर इज ऑल्सो कॉल्ड डैश। ठीक है, तो यहाँ पर जीडीपी डिफ्लेटर की बात की गई है। जीडीपी डिफ्लेटर एक्चुअली होता क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर हम पहले भी देख चुके हैं पहले के क्लासेस में कि ये एक्चुअली वेरिएशन है इन हमारा जो नॉमिनल जीडीपी है एंड रियल जीडीपी के बीच। राइट, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी के बीच का जो वेरिएशन है या फिर रेशियो है उसे कैलकुलेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट की जाती है एट प्रेजेंट प्राइसेस। राइट, जो भी ईयर में हो उस ईयर के प्राइसेस के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। प्रेजेंट प्राइसेस जो है उसके बेसिस पर। अब ये रियल जीडीपी जो है वो कांस्टेंट प्राइसेस यानी कि पहले के प्राइसेस, बेस ईयर के प्राइसेस के बेसिस पर की जाती है। लेट्स से 2011-12 हो गया हमारा बेस फाइनेंशियल ईयर। इस ईयर में इस पेन का कॉस्ट कितना था? लेट्स से 10 रुपीज था, आज के डेट में 100 रुपए है। ओके, तो वो 100 रुपए हुआ क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया। ओके, सो द मेन थिंग इज इन्फ्लेशन, और ये इन्फ्लेशन जो वेरिएशन हुआ है, एंड ऑल्सो जो हमारा प्रोडक्शन है उसका भी वैल्यू जो है बढ़ा है।
तो इन दोनों चीज को कंपेयर करने के लिए प्रेजेंट में जो भी जीडीपी है उसे कन्वर्ट किया जाता है टू बेस ईयर प्राइसेस, और उस जीडीपी कैलकुलेशन को हम रियल जीडीपी कहते हैं। अब प्रेजेंटली जो भी हमारा रेट चल रहा है, जो भी प्राइसेस चल रहे हैं, उसके बेसिस पर जीडीपी कैलकुलेट हो तो नॉमिनल जीडीपी। अब इससे हमें क्या आइडिया लग रहा है, लेट्स से 100 रुपीज जो है उस समय के प्राइसेस है, और अभी के सेम थिंग, सेम जो जीडीपी है इस ईयर का, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं और 400 रुपीज है। ओके, तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है, 4 हमारा वैल्यू आ रहा है, यानी कि 4 टाइम्स जो वेरिएशन आया है वो इन्फ्लेशन की वजह से आया है। तो इन्फ्लेशन का एक आइडिया हमें लगता है, तो जीडीपी डिफ्लेटर एक्चुअली एक हम कह सकते हैं इन्फ्लेशन का आइडिया देता है, और इस वजह से इसे प्राइस डिफ्लेटर भी कहा जाता है। अब ये प्राइस डिफ्लेटर किस तरीके का है, ये एक्चुअली इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर इसे हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर हम होलसेल प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं तो हम एक बास्केट ऑफ गुड्स को कंसिडर करते हैं। ठीक है, बास्केट ऑफ गुड्स को कंसिडर करते हैं, और ये जो बास्केट ऑफ गुड्स हैं उसमें हो सकता है कि कुछ इंपोर्टेड गुड्स भी हों, बाहर से भी चीजें आ रही हों, उनको भी कंसिडर किया जाता है, राइट। तो ये हम कह सकते हैं वेरिएशन इसमें आ सकता है बिकॉज ऑफ एक्सप्लिसिट फैक्टर्स, यानी कि इंडिया से बाहर के फैक्टर्स से भी वेरिएशन इसमें आ सकता है। बट जीडीपी इज कम्प्लीटली डोमेस्टिक, हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी वैल्यू, फाइनल वैल्यू, राइट। तो इस वजह से इसे इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर कहा जाता है। और जीडीपी में किसी भी बास्केट ऑफ गुड्स को हम कंसिडर नहीं करते हैं, हमारे जो नेशनल इनकम है, जो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो प्रोडक्शन हुआ है उसको ही कंसिडर करते हैं। तो इस वजह से इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर इसे कहते हैं। द करेक्ट आंसर इज ए, राइट। तो दिस इज अ वेरी टेक्निकल थिंग, एंड ये चीज दी हुई है हमारे बुक में, सो वी शुड नो। जीडीपी डिफ्लेटर इन इंडिया इज कैलकुलेटेड ऑन अ डैश बेसिस, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। डेली कैलकुलेट किया जाता है इंडिया में, वीकली, मंथली या क्वार्टरली? तो एक्चुअली ये कैलकुलेट किया जाता है क्वार्टरली बेसिस पर। अब 10th क्वेश्चन आपके सामने, बिजनेस साइकिल जो हमारा चैप्टर है उससे रिलेटेड है। बिजनेस साइकिल इज आल्सो नोन एज, बिजनेस साइकिल को हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल, विशेष साइकिल या वर्चुअस साइकिल? बहुत ही क्लियरली हमें यहाँ पे समझ में आ रहा होगा जो बिजनेस साइकिल है, जिसके बारे में हम जानते हैं, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, ये सारे जो फेजेस आते हैं उसमें, दैट इज पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमिक, ब्रॉडर इकोनॉमिक की बात की जाती है, तो इस वजह से इट इज ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक साइकिल। ठीक है, ये सारे नहीं, विशेष हो सकता है, वर्चुअस हो सकता है, बट इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक साइकिल, राइट। तो इसका अदर जो नेम है इकोनॉमिक साइकिल, एंड बी इज द राइट आंसर। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट? ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। द टर्म बिजनेस साइकिल रिफर्स टू इकोनॉमी वाइड fluctuations in production or economic activity over several months or years. Okay, तो बिजनेस साइकिल जो टर्म है ये किस चीज को रेफर कर रहा है? इकोनॉमी वाइड जो फ्लक्चुएशंस आते हैं उसको। बिजनेस साइकिल इज द रेगुलर फिनोमिनन, यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। रेगुलर फिनोमिनन है, रेगुलरली ये बिजनेस साइकिल जो है वो होता है, ये पूछा गया है, हर एक बार जो है होता है। एंड यहाँ ये भी कहा गया कि इट इज अ प्रेडिक्टेबल फिनोमिनन। ठीक है, ये प्रेडिक्टेबल है क्या, ये फिनोमिनन कि हाँ अब ये हुआ है तो अब ये होगा, ये चीज प्रेडिक्टेबल है क्या, या फिर कब होगा वो चीज, वो प्रेडिक्टेबल है क्या? टर्म्स प्रेडिक्टेबल के क्या है, फेजेस तो हम प्रेडिक्ट कर लेंगे, लेकिन क्या हम टाइम भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कब ये होगा, राइट? तो तब वो कंप्लीटली प्रेडिक्टेबल होगा। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है कि बिजनेस साइकिल इकोनॉमी वाइड फ्लक्चुएशन जो होते हैं प्रोडक्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड, कभी जो है बूम पीरियड आ जाता है, कभी जो है फिर रिसेशन एंड डिप्रेशन हो जाता है, फिर रिकवरी होता है, तो ये चार जो स्टेजेस हैं वो होते हैं, तो उसको हम कहते हैं बिजनेस साइकिल। सो द फर्स्ट थिंग इज करेक्ट, यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा गया है तो ये गलत है, जहां भी वन है वो हम कट कर सकते हैं क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। बिजनेस साइकिल इज रेगुलर, तो ये रेगुलर भी नहीं होता है। अभी कोविड पेंडेमिक आया तो क्या हमारी जो बिजनेस साइकिल है उसमें क्या हुआ? वी हैव सीन कि पूरा का पूरा जो है रिसेशन डिप्रेशन में गया, और उसके बाद अभी हम रिकवर कर रहे हैं, एंड देन आगे जाकर हो सकता है बूम हो, राइट। तो ये चीजें हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, कंप्लीटली प्रेडिक्टेबल नहीं था। तो कई सारे इवेंट्स होते हैं, फिनोमिनल होते हैं, जिनके वजह से ये एक तो प्रेडिक्टेबल नहीं है, दूसरा रेगुलर भी नहीं है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत है, यहाँ पर गलत स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं, और इस वजह से 2 and 3 विल बी द राइट आंसर, ना कि ना ही प्रेडिक्टेबल है ना ही रेगुलर है। ओके, सो डी इज द राइट आंसर। और यही सारी चीजें आपको यहाँ पर दे दी गई। नॉट अ रेगुलर, प्रेडिक्टेबल भी नहीं है, रिपीटेटिव फिनोमिनन भी नहीं है, रिपीटेटिव भी नहीं है, बार बार रिपीट होता है, ये भी हम नहीं कह सकते।
ओके, कोविड के समय ये हुआ, फिर आगे कुछ और हो सकता है फिर से डिप्रेशन में जा रहा है, तो वो डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स। इस वजह से ये जो स्टेजेस हैं उनको हम पढ़ते हैं खाली कि क्या स्टेजेस होते हैं, कौन से स्टेज के बाद क्या आ सकता है, बट देन वो रिपीटेटिव है, सही होना है, वो कंपलसरी नहीं है। अगेन विच ऑफ दीज इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस साइकिल, यहाँ पर पूछा गया है। बिजनेस साइकिल इज नॉन सिंक्रोनिक, upward and downward movement tend to occur at different periods in different industries। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट है, बिजनेस साइकिल शोस अ वेव लाइक मूवमेंट, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आर रिकरिंग इन नेचर। तो यहाँ पर देखिए कई सारे स्टेटमेंट्स हमारे इस चैप्टर में दिए गए हैं। हमें ये लगता होगा कि बिजनेस साइकिल जो है एक्चुअली सिंपल चैप्टर है, बट देन यहाँ होता ये है कि ये स्टेटमेंट्स अगर दे दिए गए एग्जाम में तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो उसके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको आपको पढ़ लेना है, फेजेस से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने के, कौन से स्टेज में क्या होता है, वही चीज हम इन एमसीक्यूज के थ्रू कर रहे हैं, राइट। तो बिजनेस साइकिल नॉन सिंक्रोनिक है, तो ये मोस्टली सिंक्रोनिक होता है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट टेंड टू अकर एट डिफरेंट पीरियड्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो वो बिजनेस साइकिल जो है अलग अलग इंडस्ट्रीज का अलग अलग जाएगा, राइट। तो वो नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में ये कन्वर्ज होता है। ठीक है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट एक्चुअली कन्वर्ज होता है, इन डिफरेंट पीरियड्स में नहीं होता है, ड्यूरिंग ऑलमोस्ट द सेम पीरियड वो होता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, और यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं। पहला गलत हुआ तो ये हमने कैंसिल कर दिया। बिजनेस साइकिल शोज अ वेव लाइक मूवमेंट, जी हाँ, वेव लाइक मूवमेंट होता है जहां पर आपका जो है रिकवरी हो रहा है, एंड देन बूम पीरियड आ रहा है, फिर आपका जो है पीक होता है, देन हम ये कह सकते हैं कि डिप्रेशन आ रहा है, रिसेशन हो रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, एंड अगेन रिकवरी हो रहा है, राइट। तो ये सारा जो वेव लाइक मूवमेंट होता है। साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आर रिकरिंग इन नेचर, ठीक है, रिकरिंग ये जो फ्लक्चुएशंस इसी तरीके से होते हैं बार बार, तो यस ये चीज होती है। तो द करेक्ट आंसर हियर इज डी, एंड यही सारे हमारे जो है इम्पोर्टेंट जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको पता होना चाहिए। वेरियस फेजेस आर रिपीटेड, अ बूम इज फॉलोड बाय डिप्रेशन, ठीक है। तो ये फेजेस जो है एक दूसरे के बाद आते हैं, वो उसको हम रिकरिंग कहते हैं, दैट इज राइट। Which among the following statement is not correct? The various phases of a business. Again, circle कर लीजिए, not correct. Various phases of a business cycle are repeated. जो अलग अलग phases हैं वो repeat होते हैं। बिजनेस साइकिल्स आर परवेसिव इन देयर इफेक्ट्स। परवेसिव यानी कि बहुत सारे सेक्टर्स में एक साथ जो है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में एक साथ ये वेरिएशन होता है। तो बूम पीरियड में सारे इंडस्ट्रीज बूम हो रहे हैं, राइट, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज बूम हो रहे हैं, तो परवेसिव तो होता है। अप एंड डाउन मूवमेंट इन अ बिजनेस साइकिल आर सिमेट्रिकल, ठीक है। तो ये अप एंड डाउन मूवमेंट जो है सिमेट्रिकल है, जितना अप गया उतना ही डाउन जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो ये तो कंपलसरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोविड के समय इतना डाउन गया, -23% जो है हमारी इकोनॉमी एक टाइम में थी। तो अभी जो ग्रोथ है वो 23% तो जाएगी नहीं, राइट। तो ये चीज थोड़ी सी गलत लग रही है। देयर कैन बी नो इनडेफिनेट डिप्रेशन और इटर्नल बूम। यस, इटर्नल बूम हमेशा बूम पीरियड में रहे वो हो नहीं सकता, पीक जाएगा फिर वो उसको गिरना ही है, राइट, इन द बिजनेस साइकिल। एंड सो सी इज द राइट आंसर। सिमेट्रिकल हो यानी कि यहाँ पर जितना बड़ा उतना यहाँ पर भी बढ़ेगा, ये चीज कंपलसरी नहीं है। इतना बड़ा है तो कम नीचे जो जा रहा है वो कम हो सकता है या फिर ज्यादा हो सकता है। कोविड टाइम आप ले लो, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। सो सी इज नॉट करेक्ट, बाकी सारी चीजें यहाँ पर सही है। ओके, बिजनेस साइकिल इज सिंक्रोनिक एंड वेव लाइक मूवमेंट है, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस परवेसिव इन इफेक्ट होता है मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में। आपको देखने परवेसिव यानी कि परवेड कर रहा है इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज। प्रोडक्शन कैपेसिटी इज फुल्ली यूटिलाइज्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग फेजेस ऑफ अ बिजनेस साइकिल। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी कंप्लीटली यूटिलाइज हो रही है, जितना प्रोडक्शन हमारा कैपेसिटी है उतना यूटिलाइज हम कर रहे हैं, उतना हम रिसोर्सेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय कर रहे हैं, उतना उससे इनकम एंड प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये सारी चीजें होती हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है ना सुनने में। तो वो होता है बूम पीरियड में, राइट। नॉट इन डिप्रेशन, रिकवरी, रिसेशन, ये तो होगा ही नहीं, इट इज इन बूम पीरियड। ओके, डिप्रेशन में स्टार्ट होती है चीजें कम होना, डिमांड कम होना, ये सब स्टार्ट होता है। अब रिकवरी में फिर उसके बाद आता है रिसेशन, जहां पर कंप्लीटली चीजें कम है, कंप्लीटली ड्रॉप है। जब कोविड में हुआ था पूरी इकोनॉमी ड्रॉप हुई थी,
और फिर इसके बाद हम रिकवर करते हैं, जहां पर हम जो लोग रिसेशन में, कई सारे लोग जो है अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं और वो लोग अब कम वेजेस में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। एंड जैसे कोविड के बाद हुआ था, कई लोग रेडी हो गए कि कम वेजेस में भी काम किया जाए, काम तो किया जाए, राइट। इसके साथ बैंक जो है वो कम इंटरेस्ट के बेसिस पर भी वो लोन्स देने के लिए रेडी होते हैं, जैसे कोविड के बाद हुआ, ताकि लोन्स तो जाए, जो पैसा पड़ा हुआ है वो वैसे ही पड़ा रहेगा, वरना राइट तो रिकवर होना शुरू होता है। सबको समझ में आता है कि हमें कुछ तो करना होगा रिकवर करने के लिए, एंड रिकवरी शुरू होती है। तो द करेक्ट आंसर हियर इज मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी यूटिलाइज होती है ड्यूरिंग द बूम पीरियड, राइट। तो ये आपके फेजेस हो गए, एंड आई होप आपको ये चीज क्लियर है। अब बूम पीरियड बेनिफिट्स विच अमंग द फॉलोइंग। बूम पीरियड में इनमें से किसको बेनिफिट होता है? बिजनेसमैन को होता है, क्योंकि लोन्स ले रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट्स आ रहे हैं। इन्वेस्टर्स को होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है उनको। बट सैलरीड एम्प्लॉयज को ये ज्यादा जो है इफेक्ट नहीं करता, बल्कि उनको थोड़ा सा लॉस ही होता है, क्योंकि बूम पीरियड में होता है ये कि प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब सैलरीड एम्प्लॉयज के बूम पीरियड आया, चलो तुम ज्यादा सैलरी ले लो, रिसेशन में तुम कम ले लेना, ऐसा तो होता नहीं है, राइट। तो वो एक स्टेज पे आकर धीरे धीरे बढ़ता है। तो सैलरीड एम्प्लॉयज के जो इनकम में वेरिएशन नहीं आता बहुत ज्यादा, एंड ऐसे में होता ये है कि जो प्राइसेस बढ़े हुए हैं उनकी वजह से उनको नुकसान ही होता है। तो इनको जो है फायदा नहीं होता, इन दोनों को होता है, क्योंकि उनका डिपेंड करता है बेस्ड अपॉन द मार्केट, उनके प्रॉफिट्स डिपेंड करते हैं। बट सैलरीड एम्प्लॉयज के बेस्ड अपॉन मार्केट प्रॉफिट्स डिपेंड नहीं करते, इस वजह से उनको लॉस होता है, इन दोनों को प्रॉफिट होता है। सो वन इंटू ओनली सी इज द राइट आंसर, राइट। अब 16 देखिए, विच फेज ऑफ अ बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो नोन एज क्राइसिस। ठीक है, तो क्राइसिस ये वर्ड किससे जुड़ा हुआ है? बूम से तो जुड़ा नहीं होगा, क्राइसिस नेगेटिव वर्ड है, एंड रिकवरी से भी नहीं होगा। हमारा कंफ्यूजन है बिटवीन डिप्रेशन एंड रिसेशन। ठीक है, तो कौन सा स्टेज है डिप्रेशन और कौन सा स्टेज है रिसेशन? तो ये हो गया हमारा बूम पीरियड, ये हो गया पीक, अब ये जो है रिसेशन का पीरियड है, एंड देन ये कंप्लीटली जब डाउन चला जाता है डिप्रेशन है, एंड ये रिकवरी है। ओके, तो जैसे ही चीजें स्टार्ट होती हैं डाउन जाना, तो ऐसे स्टेज में हम कह सकते हैं क्राइसिस स्टेज, उसे हम कहते हैं। जैसे शुरू होता है उस स्टेज को हम क्राइसिस कहते हैं। इन दोनों में हमारा जो है कंफ्यूजन होगा, शुरुआत कहाँ हुई? रिसेशन के टाइम पे, एंड सो रिसेशन इज एक्चुअली कॉल्ड क्राइसिस। डिप्रेशन में अब तो हो ही चुका है, क्राइसिस तो हो ही चुका है, चीजें बर्बाद हो चुकी हैं, अब हमें ठीक करना है उसे। और ये चीज की शुरुआत जब होती है तब हम कहते हैं क्राइसिस, क्राइसिस सिचुएशन आ गया। अब धीरे धीरे हम जो है चीजों को नीचे जाते हुए देखेंगे। तो हमारा सही जवाब यहाँ पर होगा रिसेशन। कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो है BPRD ये चीज आपको याद रखनी है कि कैसे कैसे ये होता है। ओके, अब 17 क्वेश्चन आपके सामने। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द रिसेशन फेज? रिसेशन फेज में होता क्या है और उससे रिलेटेड स्टेटमेंट दिए गए। अ डाउनवर्ड टेंडेंसी इन डिमांड इज ऑब्जर्व्ड। तो रिसेशन फेज अगेन ये वाला टाइम है, ये वाला पीरियड है, यहाँ पर रिसेशन है एंड ये डिप्रेशन है। ठीक है, चीजें नीचे जा रही हैं, तो यस ऑब्वियसली ये होता है बिकॉज ऑफ अ डाउनवर्ड टेंडेंसी इन द डिमांड। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो ये नहीं होगा आंसर। इन्वेस्टर्स आर कंपेल्ड टू गिव अप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, इन्वेस्टर्स जब चीजें जो है डाउन जा रही हैं, तो इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट गिव अप करके पैसे वो जो है खींचने लगते हैं, ताकि वो ट्रांजैक्शंस के लिए एज वेल एज प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए, हम जानते हैं ये जो है कुछ मोटिव्स हैं जिनके लिए हम पैसों का इस्तेमाल करते हैं, मनी का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांजैक्शन हो गया, प्रिकॉशनरी हो गया, और स्पेक्युलेटिव मोटिव है, राइट। तो स्पेक्युलेटिव मोटिव है कि अरे इन्वेस्ट किस में किया जाए, पैसे अपने पास रखो ताकि इन्वेस्ट किया जाए, आगे जाके इन्वेस्ट करूंगा मैं, इसमें करूंगा उसमें करूंगा, तो वो स्पेक्युलेशन है। वो चीज तो रहती नहीं है जब रिसेशन हो रहा होगा। रहती ये है कि हम ट्रांजैक्शन कर सके, पैसे हमारे पास रहे और वो ट्रांजैक्शन कर सके, क्योंकि इन्वेस्ट करने पे लॉस होगा, तो हमारे पास रहे, या फिर हम उसको सेव करें इंश्योरेंस में या फिर FD में, कहीं पे सेव कर ले, ताकि आगे अगर इश्यू होता है तो वी कैन यूज इट। ओके, तो ये जो दो मोटिव से हम पैसे जो है निकालते हैं। इन्वेस्टर्स आर कंपेल्ड टू गिव अप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, राइट। तो ये भी आंसर नहीं है। डिजायर फॉर लिक्विडिटी डिक्रीजेस ऑल अराउंड, ये गलत है, क्योंकि आप पैसे जो है निकालने लगते हो, आपके पास ज्यादा से ज्यादा पैसे जो है लिक्विड, जब कोविड हुआ था उस समय आपको ये लग रहा था कि बैंक से तो पैसे निकलेंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा पैसे जो है घर पर रहे ताकि हम उन्हें यूज कर सके। आप कैश में पैसे निकाल रहे हो या फिर ट्रांजैक्शन जो है उसको बढ़ा रहे हो। ऑल्दो UPI की वजह से ये चीज थोड़ा कम हो गया, बट देन हमने मोस्ट ऑफ द कैश में जो है पैसे निकालने की कोशिश की थी। तो लिक्विडिटी की डिमांड एक्चुअली इंक्रीज होती है, इट डज नॉट डिक्रीज, बिकॉज हमें लगता है कि ट्रांजैक्शन के लिए
फ्यूचर के लिए हमें सोचकर पैसों को जो है एफडी में या फिर इंश्योरेंस में डालना होगा, ताकि कोई इश्यू होगा तो वी कैन यूज इट। तो लिक्विडिटी की डिमांड डिजायर एक्चुअली बढ़ जाती है रिसेशन पीरियड में। दिस इज रॉन्ग एंड सो सी इज द राइट आंसर हियर। प्रोड्यूसर्स आर कंपेल्ड टू रिड्यूस देयर प्राइसेस। ठीक है, लोग खरीद ही नहीं रहे, डिमांड ही नहीं है, तो प्राइसेस कम होंगे, डिमांड जैसे ही कम हुआ प्राइसेस कम हो जाएंगे। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट ये है। ठीक है, बहुत ही टेक्निकल चीजें हैं एंड आई होप आपको समझ में आ रहा होगा पूरा सीक्वेंस। जो भी इंपॉर्टेंट है ईच एंड एवरी स्टेज से रिलेटेड वो ऑलमोस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ बोथ मैन एंड मटीरियल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट कौन से फेज में होता है कि यूटिलाइजेशन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये हो सकता है या तो हमारे जो रिसेशन स्टेज में, या तो डिप्रेशन में, या तो रिकवरी में। ठीक है, तो ये एक्चुअली होता है इन द डिप्रेशन फेज। रिसेशन में तो लोगों के जॉब्स जा रही धीरे 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 जा रही है, बट अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया ये हम नहीं कर सकते। अब डिप्रेशन में जब होता है एकदम ही चीजें कम हो गई हैं तो नेगेटिव में चले जाता है, तो यहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट जो हमारी कैपेसिटी उससे भी कम हम यूज कर रहे हैं, तो दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। एंड ये अंडर एम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलता है इन द डिप्रेशन फेज। ठीक है, बिकॉज चीजें अब खराब हो चुकी हैं ऑलरेडी एंड पीपल अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, राइट। तो वो है 19th क्वेश्चन, which among the following statement is or are correct with respect to recovery phase of a business cycle। इसमें क्या होता है, वर्कर्स वर्क फॉर अ लोअर वेज। रिकवरी फेज में हमें पता चल जाता है कि अब भाई अब ऐसे अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी कि आप अनएम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयड रह के फायदा नहीं है। अब जो भी पैसा मिल रहा है उसमें हम काम करने के लिए रेडी हैं, एटलीस्ट कुछ तो आएगा घर में, राइट। तो उस हिसाब से लोअर वेजेस के लिए वर्कर्स काम करने लगते हैं। बैंक्स लेंड मनी एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक्स के पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं। डिप्रेशन के फेज में लोग लेते नहीं हैं, इन्वेस्टर्स से जो है वो लेते नहीं हैं, और इस वजह से पैसे जमा है और फिर उनका बिजनेस चल नहीं रहा है, लोन्स कोई ले नहीं रहा है, तो लोन के जो इंटरेस्ट रेट है वो कम करके वो देने लगते हैं। एंड वो होता है, इससे शुरुआत होती है रिकवरी स्टेज की। इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड इज ऑब्जर्व। जी हाँ, जैसे जैसे ये होगा, जैसे जैसे आपके पास पैसे आएंगे थोड़ा डिमांड जो है बढ़ेगा एंड देन हम बूम की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज देखा जाता है। तीनों चीजें करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछे गए हैं, द राइट आंसर इज डी। ओके, और ये 20th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। मनी सप्लाई डेटा, मनी सप्लाई से रिलेटेड डेटा जो है वो पब्लिश किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी के द्वारा फोर्टनाइटली बेसिस पे किया जाता है, तो 2 हफ्तों के बाद ये किया जाता है। कौन से ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, एनएसओ है, नीति आयोग है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आई होप आपको इसका आंसर पता है। और आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इश्यू हो, आप हमें कॉल कर सकते हो 8146207241, या फिर आप एक मेल ड्रॉप कर सकते हो hello@edutap.co.in पर, और अपना फीडबैक दे सकते हो या फिर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हो। इस क्वेश्चन को आंसर करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट।